नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यही हेडिंग डाल दीजिए। और देखिए बच्चों, इसके पहले वाले 2 वीडियो को आप देखिए, उसमें मैंने ये बताया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं और विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। आज की वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण एक ऐसे बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे जो बिंदु न तो द्विध्रुव के अक्ष पर होगा और न तो द्विध्रुव के निरक्ष पर होगा। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो आपको बताया गया है कि विद्युत द्विध्रुव में क्या क्या होता है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव में 2 बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश होते हैं, यानी 2 बराबर आवेश होते हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित रहते हैं। तो चलिए हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं। तो देखिए, मान लिया जाए ये बिंदु कोई बिंदु है जिसका नाम A है। यहाँ हम -q आवेश रख दे रहे हैं और यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पर दूसरा बिंदु है जिसका नाम B है और यहाँ पे +q आवेश रख दिए हैं। तो बिंदु B पे +q आवेश है और बिंदु A पर -q आवेश है, और ये दोनों आवेश मान लिया जाए एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। मान लिया जाए इस आवेश की दूरी 2l है यहाँ। तो चलिए देखिए, इसमें देखिए 2 आवेश हैं, बराबर आवेश हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। तो इसी को विद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। अब ये बिंदु मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। यहाँ पर मान लिया जाए कि ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। अच्छा, अब देखिए, अगर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है जिसका नाम वो रखा गया है। देखिए, तो ये AB का मध्य बिंदु है, यानी विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो O से B की दूरी पूरी दूरी की आधी रहेगी, अर्थात O से B की दूरी l रहेगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी l। इसी तरह O से A की दूरी भी l रहेगी, यहाँ से यहाँ की दूरी l होगी। अच्छा, देखिए, हमें विद्युत द्विध्रुव न तो अक्ष पे ज्ञात करना है और न ही निरक्ष पे ज्ञात करना है, किसी अन्य बिंदु पे ज्ञात करना है। तो मान लिया जाए कि हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर मान लिया जाए कोई बिंदु P है और इसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। और मान लिया जाए कि O से इस बिंदु की दूरी, O से यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी r है। इसकी दूरी कितनी है? r है। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। यहाँ हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, V बराबर ज्ञात करना है। अब मान लिया जाए कि ये जो लाइन है, यह लाइन द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के साथ
या अक्ष के साथ थीटा कोण पर है। तो देखिए बच्चों, ये जो बिंदु है, बिंदु P, ये न तो द्विध्रुव के अक्ष पर है और न तो निरक्ष पर है। इसका मतलब है कि हम किसी अन्य बिंदु पे ज्ञात कर रहे हैं, न तो निरक्ष पे ज्ञात करेंगे विभव, न तो निरक्ष पर। तो चलिए अब क्या किया जाए, यहाँ से अब देखिए हमें विभव ज्ञात करने के लिए P से B की दूरी चाहिए, क्योंकि B पर +q आवेश है, और P से A की दूरी चाहिए, क्योंकि A पर -q आवेश है। तो हमें P से B की दूरी चाहिए, P से B की दूरी चाहिए, और A से P की दूरी चाहिए, A से P की दूरी चाहिए। तो हमें ये PB और PB वाली दूरी चाहिए। तो चलिए कुछ इसके बारे में लिख दिया जाए तब आगे। तो यहाँ लिखा जाए, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। तो माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, और माना आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2l है। अब लिखा जाए, माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु कौन है, O से r दूरी पर, माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर तथा इसके अक्ष के साथ थीटा कोणीय दिशा में स्थित, अक्ष के साथ थीटा कोणीय दिशा में स्थित देखिए, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर तथा इसके अक्ष के साथ थीटा कोणीय दिशा में कोई बिंदु स्थित कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, तो हमें बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है, और बिंदु P की ओर से दूरी कितनी है, r, और ये जो OP वाली लाइन है ये द्विध्रुव के अक्ष के साथ कितना कोण पे है, थीटा कोण पे। तो चलिए बच्चों इसी को ज्ञात किया जाए। ऐसा करें, यहाँ से हम ये लाइन मिला दें और यहाँ r दूरी लिख दें, यहाँ यानी P से O की दूरी कितनी है, r। अब
हमें P पर विभव ज्ञात करने के लिए इन दोनों आवेशों से, यानी A पे जो आवेश रखा है और B पे जो आवेश रखा है, इन दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी चाहिए। दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी चाहिए। तो पहले हमें P से B की दूरी निकालना है और P से A की दूरी निकालना है। जब ये दोनों दूरियां मिल जाएंगी तब हम लोग बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो पहले P से A की दूरी और P से B की दूरी निकाला जाए। तो P से A की दूरी और P से B की दूरी निकालने के लिए देखिए क्या कीजिए, इस PO वाली लाइन को, PO यानी OP वाली लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं ना, और इसी पर बिंदु A से एक लंब खींच दे रहे हैं। यानी इस लाइन पे ये जो हम बढ़ाए हैं लाइन, इसी पर बिंदु A से क्या खींच दें, लंब। तो चलिए हम एक लंब खींच दे रहे हैं। मान लीजिए ये लंब यहाँ आके मिल गया, मान लीजिए ये बिंदु C पे मिला। तो बिंदु A से OP वाली लाइन को बढ़ा दिया गया, नहीं, OP वाली लाइन जो बढ़ाई गई है उसी लाइन पर हम बिंदु A से एक लंब AC खींच दिए हैं। लंब मतलब समझते हैं ना, 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, यानी इन दोनों के बीच का कोण मान के चलिए 90 अंश, ठीक है। चलिए अब यहाँ 90 अंश का कोण है क्योंकि ये AC क्या है, लंब है जो PO की बढ़ाई गई रेखा पर खींचा गया है। और एक लंब हम B से खींचे OP वाली रेखा पर, तो हम B से OP वाली लाइन पर एक लंब खींच दे रहे हैं। तो मान लिया जाए वो लंब ये है, ऐसे। तो एक लंब ये है, इसे फिर से खींचा जाए। एक लंब ये है, मान लिया जाए कि यहाँ D पे मिल रहा है। तो एक लंब देखिए BD है, यहाँ का कोण कितना होगा, यहाँ का कोण मान लिया जाए 90 अंश इधर है। अगर इधर का 90 है तो इधर साइड भी 90 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ जो लंब खींचा गया है, जो लंब खींचे हैं, मान लिया जाए कि वो इस प्रकार से खींचा गया है कि ये जो BD लंब खींचे हैं ना, मान लिया जाए कि ये जो BD लंब खींचे हैं इस प्रकार खींचा गया है कि PD की लंबाई और PB की लंबाई बराबर है। इस लंब को इस प्रकार खींचा गया है कि P से D की लंबाई और P से B की लंबाई क्या है, बराबर है। इसी तरह से यहाँ जो AC लंब खींचा गया है A से C तक, इस प्रकार से लंब खींचा गया है कि P से C की लंबाई और P से A की लंबाई क्या है, बराबर है। यहाँ हम इसके बारे में लिखेंगे कि बिंदु A से इसके लिए मतलब बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए, इसके लिए बिंदु A से PO OP की बढ़ाई गई रेखा, OP की बढ़ाई गई रेखा पर लंब AC इस प्रकार खींचा कि तो बिंदु A से OP की बढ़ाई गई भुजा पर या रेखा पर लंब AC इस प्रकार खींचा कि
इस प्रकार खींचा कि P से C की लंबाई PC और AP कैसे हैं बराबर। इस प्रकार खींचा कि AP बराबर PC है, AP बराबर PC है। अच्छा, इसी प्रकार बिंदु B से OP रेखा पर लंब BD इस प्रकार खींचा कि BD लंब इस प्रकार खींचा कि PB और PD कैसे हैं बराबर हैं, यानी PB बराबर PD है। अब क्या किया जाए कि अब हमें तो A से P की लंबाई चाहिए और P से B की लंबाई, यानी ये लंबाई चाहिए और ये लंबाई चाहिए। तो हम पहले AP निकालें या पहले PB निकालें? तो चलिए पहले AP निकालते हैं। तो क्योंकि AP बराबर PC है, AP किसके बराबर है? PC के बराबर है। और PC की लंबाई देखिए किसके बराबर है? देखिए P से C की लंबाई किसके बराबर है? तो P से C तक में ध्यान से देखिए एक दूरी OC है, P से C तक में एक लंबाई OC है, एक लंबाई O से P तक है, OC और OP। तो OC और OP दोनों को जोड़ दें तो PC आ जाएगा। OP इतना OP है, OC है और O से P ये है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी जोड़ दे तो पूरा PC आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख दें, लिखें कहाँ से कहाँ की दूरी? O से C और O से P, तो OP प्लस OC, OP प्लस OC। अब देखिए O से P की दूरी तो हमें पता है R है, O से P की दूरी कितनी है? R है, तो OP की जगह तो R लिख देंगे इसके जगह। लेकिन O से C की दूरी कितनी है? O से लेकर C तक की दूरी कितनी है? ये दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए ध्यान से देखिए, यहाँ चित्र में देखिए, हम इस वाले त्रिभुज को बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज ऐसे बना हुआ है और एक लाइन ऐसे है और यहाँ ये लंब डाला गया था, ये लंब है। यहाँ देखिए 90 अंश का, यहाँ C है, यहाँ O है, यहाँ A है, इसकी लंबाई L है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ 90 अंश का कोण है, यहाँ 90 अंश का कोण है। और देखिए बच्चों थीटा इधर है तो थीटा यहाँ भी होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो अगर थीटा इधर बना हुआ है तो इधर भी कितना कोण होगा? थीटा होगा। तो ये थीटा बना दीजिए। हमें कौन सी लंबाई चाहिए? इसकी लंबाई चाहिए OC, क्योंकि OC का मान यहाँ रखना है। तो देखिए हमें, देखिए इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए 90 अंश का कोण यहाँ है, तो 90 अंश का कोण जहाँ रहे इसके ठीक सामने वाली लाइन क्या मानी जाती है? कर्ण। इसका मतलब इस लाइन का नाम क्या है? कर्ण है। इस लाइन का नाम क्या है? कर्ण, क्योंकि ये वाली लाइन जो है 90 अंश के सामने है, ये कर्ण है। और थीटा यहाँ है, थीटा के सामने जो लाइन है, वो लंब मानी जाती है। थीटा के सामने वाली लाइन क्या मानी जाती है? लंब। और तब जब ये लाइन कर्ण हो गई और ये लाइन लंब हो गई तो ये उसी लाइन क्या है? आधार है। यानी हमें इसी आधार की लंबाई चाहिए। तो हम लंब कर्ण वाले सूत्र में ऐसा सूत्र लिखें जिसमें आधार आए, आधार वाली लाइन आए अर्थात उसी लाइन आए, और ये कर्ण वाली लाइन आए क्योंकि इसकी लंबाई पता है। तो ऐसा लंब कर्ण वाला सूत्र लिखिए जिसमें आधार आ जाए और कर्ण आ जाए। तो देखिए एक सूत्र है cos थीटा बराबर होता है आधार
और बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार क्या है यहाँ चित्र में, ओसी है, तो ओसी और बटे कर्ण, कर्ण कौन है ए ओ, कर्ण कौन है ए ओ या ओ ए लिख दीजिए। तो कास थीटा बराबर ओ से सी की लंबाई क्या है, ओ से सी की लंबाई हमें चाहिए, तो सी रहने दीजिए, ओ से ए की लंबाई, ओ से ए की लंबाई क्या है यल, यहाँ यल लिखिए। तो ओ सी बराबर आएगा यल कास थीटा, तो उसी की लंबाई कितनी होगी यल कास थीटा। तो चलिए यहाँ रखा जाए, तो बराबर ओ से पी की लंबाई, देखिए ओ से पी की लंबाई कितनी है आर है, तो आर लिखिए, और प्लस ओ सी की लंबाई कितनी आ रही है यल कास थीटा, यल कास थीटा। इसका मतलब ए, इसलिए ए पी बराबर आया आर प्लस यल कास थीटा, यानी कि ए से लेकर पी तक की दूरी, ए से लेकर पी तक की दूरी कितनी मिल गई है आर प्लस यल कास थीटा मिल गया है। तो देखिए इस आवेश से बिंदु पी की दूरी मिल गई, इसे हम ए पी बराबर पी सी बराबर ये थे, हमें ए पी चाहिए इसीलिए हम यहाँ ए पी लिखे हैं। चलिए अब हमें पी से बी की लंबाई चाहिए, तो इस लाइन को देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि पी बी किसके बराबर है पी डी के, पी बी किसके बराबर है पी डी के। अच्छा चित्र में देखिए कि ये पी डी की लंबाई कैसे आएगी, जैसे यहाँ पी सी की लंबाई निकालने के लिए ओ पी ओ सी जोड़ा तब पी सी आया, तो पी से डी की लंबाई कैसे आएगी, तो देखिए पी यहाँ है डी यहाँ है, पी यहाँ है डी यहाँ है, हमें इतने लंबाई चाहिए पी से डी तक, तो पी डी कैसे आएगी, तो चूंकि सभी दूरियां बिंदुओं से नापी जाती हैं, तो क्या कीजिए यहाँ ओ से पी की दूरी में से, ओ से पी की दूरी में से, कहाँ से ओ से पी की दूरी में से ये ओ डी दूरी घटा दीजिए, तो पी से डी की दूरी आ जाएगी। फिर से देखिए ओ से पी की दूरी में से, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ की दूरी यानी ओ डी घटा दीजिए, तो पी से डी की दूरी आ जाएगी, यानी कि ओ से पी की दूरी में से क्या घटा दें ओ से डी की दूरी, ओ से डी की दूरी घटा दें। अब हमें देखिए ओ पी की लंबाई तो पता है, ओ पी की लंबाई कितनी है ओ से पी की लंबाई आर है, यहाँ आर लिखेंगे माइनस ओ डी की लंबाई क्या है ओ से लेकर डी तक की लंबाई क्या है, ये लंबाई हमें ढूंढना है। इसके लिए क्या कीजिए इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है इसे बाहर निकालिए, तो देखिए हम इस त्रिभुज को बाहर निकालें, देखिए ऐसे बनाया गया है, यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ ओ लिखा हुआ है, यहाँ बी, यहाँ यल लंबाई है इसकी, और देखिए यहाँ 90 अंश का कोण है, क्योंकि उधर का 90 है जिधर भी 90 होगा। अब थीटा कोण यहाँ है, अब फिर वही देखिए थीटा के सामने वाली लाइन का नाम लंब, जैसे यहाँ देखिए थीटा के सामने वाली लाइन का नाम लंब, 90 के सामने वाली लाइन का नाम ये कर्ण है, तो आधार ये है ओडी, ये वाली लाइन क्या है आधार है, तो हमें इसी की लंबाई चाहिए, तो फिर यही सूत्र लिखा जाए कास थीटा वाला, तो कास थीटा बराबर आधार कौन है ओडी और बटे में कर्ण कौन है ओबी लिखिए। अब कास थीटा बराबर ओ से डी की लंबाई हमें चाहिए, और ओ से बी की लंबाई देखिए ओ से बी की लंबाई कितनी है यल लिखिए, तो ओडी बराबर देखिए आएगा यल कास थीटा, ओडी की लंबाई कितनी मिलेगी यल कास थीटा, यानी ये जो लंबाई है इसकी लंबाई है यल कास थीटा, तो ओडी की लंबाई यहाँ यल कास थीटा लिखिए, यल कास थीटा। तो ये पी से बी की दूरी आई है, तो पी से बी की दूरी आर माइनस यल कास थीटा,
इसकी लंबाई मिला r माइनस यल कास थीटा। तो देखिए इस आवेश से p की दूरी मिल गई है। तो चलिए बच्चों इतना नोट कर लीजिए, तब इसके आगे बताया जाए। अब हम लोग विभव निकाल सकते हैं, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, तब मिटा जाए इसे। हाँ तो चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों क्या करना है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए। उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए। तो विभव दो ठो मिल जाएंगे, दोनों विभवों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर टोटल विभव आएगा। तो यहाँ लिखा जाए अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव बिंदु P पर विद्युत विभव तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालें। तो इसके लिए सूत्र है, अच्छा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव आएगा उसे हम V1 मान ले रहे हैं, V1। और कैसे आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में R सूत्र से आएगा, इसी से आएगा। इसी में मान रखिए, मान रखने पर मान रखिए इसमें। तो देखिए V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मान रखना है, क्योंकि हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं विद्युत विभव। तो क्यू की जगह माइनस क्यू रखिए और बटे में इस आवेश से यहाँ तक की दूरी लिखिए। तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r प्लस यल कास थीटा। यही लिखिए r प्लस यल कास थीटा। तो ये हो जाएगा V1 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में r प्लस यल कास थीटा, समीकरण नंबर 1। चलिए इसे तो ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण विभव आया है। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला जाए। तो लिखा जाए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 मान लिया जाए, V2। अब इसी सूत्र से निकालिए। तो अब Q का मान प्लस Q रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q और बटे में इस आवेश से यहाँ तक की दूरी लिखिए, क्योंकि ये r दूरी है। आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो r माइनस यल कास थीटा। इसे एक लाइन और लिख दें, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब प्लस क्यू को क्यू ही लिख सकते हैं, r माइनस यल कास थीटा। चलिए ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव आया। अब क्या किया जाए। अब देखिए इस पे बिंदु P पर कई विभव आ गए हैं, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए प्लस बिंदु P पर दो विभव आ गए हैं, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण। तो इसलिए परिणामी विभव निकाला जाए। इसलिए बिंदु P पर परिणामी
विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव। तो परिणामी विद्युत विभव के लिए क्या किया जाए, दोनों विभवों को जोड़ दिया जाए। तो V बराबर V1 प्लस V2 कर दिया जाए। इसे मान रखिए तो V बराबर V1 1/4, नहीं माइनस में है, क्या माइनस लिखिए, तो लिखिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R प्लस L cos थीटा। चलिए अब प्लस V2 का मान रखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R माइनस L cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब इसे आगे हल किया जाए तो देखिए V बराबर होगा, यहाँ देखिए दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, Q भी दोनों में है, तो कॉमन लिया जाए तो V बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो बचेगा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा, और प्लस 1/R प्लस L cos L R माइनस L cos थीटा, इतना बचेगा। ब्रैकेट में चाहे तो ये कर दीजिए ऐसे ऐसे। अब क्या कीजिए, अब इनका लघुत्तम ले लीजिए, इनका लघुत्तम लीजिए, देखिए क्या आता है आगे। हाँ तो इसका लघुत्तम लिया जाए तो V बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका लघुत्तम लिया जाए तो लघुत्तम में हर का गुणा करके हर ही में लिखिए, और तिरछा गुणा करने से जो आए उसे बटे के ऊपर लिखिए, हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए। तो हर इसका देखिए क्या है, R प्लस L cos थीटा, और बीच में गुणित इसका हर R माइनस L cos थीटा। तो हर का गुणा करके बटे के नीचे लिख दिए, तिरछा गुणा कीजिए, जो आएगा उसे ऊपर लिखिए। तो पहले ये वाला तिरछा गुणा कीजिए, तो R माइनस L cos थीटा का गुणा 1 में कीजिए तो माइनस R माइनस L cos थीटा, और प्लस अब इसका गुणा यहाँ कीजिए तो R प्लस L cos थीटा। चलिए तिरछा गुणा कर दिए, यानी लघुत्तम हो गया। अब देखिए इधर का हम मीट दे रहे हैं, इधर का नोट कर लीजिए इसे, तो मिटा जाए, नोट कर लिया कीजिए वीडियो को रोककर। हाँ तो चलिए बच्चों इसे और आगे हल करते हैं। देखिए अब क्या करना है वहाँ, देखिए वहाँ हम ये जो माइनस बाहर दिखाई दे रहा है इसका गुणा अंदर करें, ये जो माइनस बाहर दिख रहा है इसका गुणा अंदर कर दें तो V बराबर होगा Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो माइनस R हो जाएगा, माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस R प्लस L cos थीटा, आगे प्लस R प्लस L cos थीटा। अब बटे में देखिए क्या होगा, यहाँ बटे में देखिए क्या हो जाएगा, इस कोष्ठक को देखिए और इसमें देखिए, जो चीज़ें यहाँ हैं वही चीज़ें यहाँ हैं, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, तो A प्लस B A माइनस बी, एक कोष्ठक में A प्लस बी रहे और एक कोष्ठक में A माइनस बी रहे, इसका उत्तर क्या लिखते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी हम इसका उत्तर लिखेंगे L स्क्वायर माइनस, नहीं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर
थीटा, ऐसे लिख देंगे। यहाँ देखिए r से r कट जाएगा, प्लस r माइनस r कटेगा, प्लस r माइनस r क्या होगा, कट जाएगा, तो कट गए। तो v बराबर q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2l cos थीटा, 2l cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ तक हुआ। अब ऐसा किया जाए कि चूंकि l स्क्वायर कैसा है, बहुत छोटा है, क्योंकि l स्क्वायर l जो है l r की तुलना में बहुत छोटा है, l r की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए l स्क्वायर जो होगा वो r की तुलना में और भी छोटा माना जाएगा। तो देखिए क्या करना है आगे। अच्छा पहले यहाँ q यहाँ से हटा के यहाँ कर दें तो देखिए v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2l, और आगे cos थीटा और बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब एक सूत्र होता है, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2l, P बराबर होता है Q इंटू 2l, जहाँ P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ Q इंटू 2l हटा के हम ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l, Q इंटू 2l हटा के क्या लिखिए P, तो P अब आगे क्या है cos थीटा बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब चूंकि l बहुत 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 छोटा है इससे r से ना, इसलिए l स्क्वायर जो होगा वो भी बहुत छोटा हो, तो इतना छोटा होगा l स्क्वायर कि इसे l स्क्वायर को हम एकदम नगण्य मान लें, जीरो के बराबर मान लें। l स्क्वायर को किसके बराबर मान लें, जीरो के बराबर। तो यहाँ l स्क्वायर के यहाँ जीरो रख दें तो v बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बटे में r स्क्वायर माइनस 0 गुणित cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो v बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बटे में, यहाँ केवल r स्क्वायर बचेगा, तो r स्क्वायर। तो देखिए यही है विद्युत विभव का सूत्र, यही है विद्युत विभव का सूत्र। और ये किस बिंदु पे निकाले हैं, एक ऐसे बिंदु पे निकाले हैं, ये विभव एक ऐसे बिंदु पर आया है जो कि द्विध्रुव के न तो अक्ष पर है और न ही द्विध्रुव के निरक्ष पर है, बल्कि किसी अन्य बिंदु पर है। तो किसी अन्य बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर कहिए या किसी अन्य बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र यही होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अभी इससे हम लोग जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे विभव निकाले थे उसको हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं, और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे जो विभव आया था 0, वो भी इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी निकाल के हम दिखा रहे हैं। ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये मास्टर फार्मूला है, मास्टर फार्मूला है, क्योंकि इससे हम अक्ष और निरक्ष दोनों का विभव ढूंढ सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब आगे बताया जाए। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए बच्चों, ये तो जो सूत्र आया है ये एक ऐसे बिंदु पर आया है कि जो न तो अक्ष पे है और न तो निरक्ष पे है। तो अगर हम
जैसे यहाँ जो बिंदु P है, यहाँ देखिए ये जो बिंदु P है ये न तो अक्ष पे है न तो निरक्ष पे है। तो यहाँ हम ऐसे दबाए रहें और इस पूरी लाइन को यहाँ पकड़ के ऐसे घुमा के अक्ष पे ला के रख दें, अच्छे यही होगा ना। इसी लाइन को आगे बढ़ा दे तो क्या है अक्ष, तो इस पूरी लाइन को हम ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के ला के रख दे अक्ष पर, तब ये कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश बनेगा। यानी अक्षीय स्थिति में थीटा कैसा हो जाएगा, 0। देखिए अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0 अंश होगा। अक्षीय स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा, 0 होगा। तब देखिए तब इस सूत्र से विभव पता किया जाए तो V बराबर देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा के जगह पर 0 लिखिए, 0 अंश बटे में r² होगा। तो देखिए चूंकि cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो P इंटू 1/r²। तो V बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r²। तो देखिए अच्छी स्थिति वाला फार्मूला यही था। ये कब का विभव है, जब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव निकालना था, तो उसके लिए यही सूत्र आया था, अच्छी स्थिति वाला फार्मूला। अब निरक्ष पर विभव कैसा था, अगर याद हो आप लोगों को, तो निरक्ष पर विभव 0 आया था। निरक्ष विभव कितना आया था, 0। तो देखिए निरक्ष कहाँ है इसका, ये जो मध्य बिंदु है, यहाँ से सीधी लाइन ऊपर की ओर ले जाए, एक 90 अंश का कोण बनाने वाली लाइन ऊपर ले जाए तो वही निरक्ष है। तो इस बिंदु को, ये जो लाइन है ओपी वाली लाइन, इसको हम पकड़ के ऐसे इधर घुमाएं, ऐसे घुमा के यहाँ निरक्ष पे ला के रख दें, तब ये सीधी लाइन ऐसे हो जाएगी। और जब सीधी लाइन हो जाएगी तो थीटा कितना बनेगा, 90 अंश। तो निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। तब देखिए तब विभव क्या होगा, तो V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos, इसी सूत्र में थीटा की जगह 90 अंश रखिए, 90 अंश, और बटे में r² लिखिए, r²। चलिए तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P, और cos 90 का मान क्या होता है, 0, यहाँ 0 लिखिए, बटे में r²। अब देखिए इस 0 का गुणा जब इन सब में हो जाएगा तो V कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए विभव विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0। देखिए ये 0 आ भी रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक मास्टर फार्मूला है। इससे हम लोग अक्ष वाला भी विभव ढूंढ सकते हैं, निरक्ष का भी ढूंढ सकते हैं, और जो बिंदु अक्ष और निरक्ष पे नहीं होगा उस बिंदु पर भी विभव इससे हम लोग ढूंढ सकते हैं। इसीलिए इसे मास्टर फार्मूला कहा जाएगा। जैसे मास्टर चाबी आती है ना, उसी तरह का ये फार्मूला है। तो चलिए अक्ष और निरक्ष का सूत्र देखिए, हम उसी सूत्र से मास्टर वाले फार्मूला से निकाल के दिखाए हैं आप लोगों को। तो चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए। और बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में हम आपको विभव प्रवणता के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।